नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करेंगे ये जो YouTube की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, इसके ऊपर कानून क्या कहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं और उन लीगल एक्शंस के क्या परिणाम होंगे, कानून में उनकी क्या सजा है, क्या नहीं है, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कानूनी तौर पे, जिनका नुकसान हुआ है उनको क्या करना चाहिए कानूनी तौर पे। ये सब बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ना ही इस वीडियो में मैं संदीप माहेश्वरी जी की साइड ले रहा हूं और ना ही विवेक बिंद्रा जी की साइड ले रहा हूं। कानून क्या कहता है उस पे मेरी एक सलाह है और बाद में मैं अपने विचार रखूंगा इस वीडियो में कि मेरे विचार क्या है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो पहले कानूनी पक्ष जानते हैं। जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी ने कह दिया कि ये एक स्कैम है, जो काम विवेक जी कर रहे हैं वो कोर्सेज बेच के आगे लोगों से इस तरीके से बिकवा के ये एक स्कैम है, उन्होंने बोल दिया। तो अब पहले तो ये देखते हैं कि अगर जो संदीप जी ने कहा ये बात गलत साबित होती है या गलत साबित नहीं भी होती तो भी विवेक जी क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं संदीप जी के ऊपर, क्योंकि ये मामला डायरेक्ट हो गया। अब तो संदीप जी ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये आप ही के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है और आप ही से मैं मुखातिब हूं। पहले बात करते हैं विवेक जी। विवेक जी क्या कर सकते हैं, इनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है कानूनी वो है डेफेमेशन का। डेफेमेशन यानी कि मान की हानि। मान की हानि आईपीसी में सेक्शन 499 जो है, 499 से लेके 501 तक ये मान हानि के ऊपर बनाए गए हैं आईपीसी के सेक्शन। ये तो है क्रिमिनल के ऊपर। और दूसरा सीपीसी के अंदर आप चाहो तो इसके अंदर आप सिविल सूट भी डाल सकते हो। सिविल सूट होता है कॉम्पनसेशन के लिए, क्रिमिनल सूट होता है सजा दिलाने के लिए। इसके अंदर अगर जो संदीप जी ने कहा वो बातें झूठी निकलती हैं, संदीप जी ने जो इल्जाम लगाए विवेक जी के ऊपर कि आप एक स्कैम कर रहे हो, अगर ये बातें झूठी निकलती हैं तो संदीप माहेश्वरी जी को 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और इसके अंदर उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और वहां पर दूसरा जो वो सिविल सूट चलेगा उसमें, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी एक पब्लिक फिगर हैं तो उनकी रेपुटेशन को ज्यादा वेटेज मिलेगा और उसके हिसाब से वो डेफेमेशन के ऊपर कितनी कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं वो उनका वकील उनको बताएगा। उस हिसाब से नोटिस ड्राफ्ट होगा, उसी हिसाब से वो पिटीशन फाइल होगी कोर्ट के अंदर। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि जो संदीप जी ने कहा वो झूठ था तो संदीप जी को इसके अंदर वो कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ सकती है और नहीं देंगे तो अंदर जाएंगे। ये तो हुआ विवेक जी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, इस सब को हो जाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कोर्ट के अंदर ये मुकदमे डालने, एफआईआर कराना शुरुआत तक ठीक है, लेकिन बाद में ये नतीजे तक बहुत कम बातें जो होती हैं जो नतीजे तक पहुंचती हैं। अब बात करते हैं कि संदीप जी इसमें क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। देखो यहां पर पहली बात तो स्कैम, संदीप जी ने बोला कि स्कैम हो रहा है, तो स्कैम की एफआईआर जो है वो संदीप माहेश्वरी जी खुद लॉन्च नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि संदीप जी इसके अंदर कंप्लेनेंट नहीं बन सकते। कंप्लेनेंट का मतलब क्या हुआ? शिकायतकर्ता। उनके साथ कोई स्कैम अभी तक नहीं हुआ संदीप जी के साथ। वो संदीप जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे फला फला बहुत सारे लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, लेकिन उनके खुद के साथ नहीं हुआ। तो जो भी इंसान ये कंप्लेन करेगा वो भुगतभोगी होना चाहिए, यानी कि वो शिकायतकर्ता होना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन में जाके क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, वहां पे उनको जाके पुलिस स्टेशन में बोलेगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है। पुलिस चाहे तो आईपीसी के 3 मुख्य सेक्शन मैं इसमें बता देता हूं जो लग सकते हैं। एक तो है आईपीसी का 415, ये चीटिंग के लिए बना हुआ है। दूसरा है आईपीसी का 420, ये चीटिंग विद डिसऑनेस्टी, यानी कि डिसऑनेस्टी के साथ की गई। और तीसरा है आईपीसी का 405, ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ट्रस्ट। और ये तीनों के तीनों जो हैं, अगर इसके अंदर विवेक जी कन्विक्ट हो जाते हैं, यानी कि सामने वाले ने जो शिकायत की वो बात सच्ची पाई जाती है, तो इसके अंदर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन पहली बात तो जैसे विवेक जी जाएंगे डेफेमेशन के लिए, अगर आपको क्रिमिनल केस करना है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस इतनी आसानी से डेफेमेशन की एफआईआर नहीं दर्ज करती, बहुत सी जांच पड़ताल करती है और बहुत मुश्किल काम है पुलिस स्टेशन से डेफेमेशन का मुकदमा दर्ज कराना। और हाँ, आप कोर्ट से चाहें तो कोर्ट से जो सिविल है, सिविल मैटर में जो आएगा आपका
डेफोमेशन, वो बड़े आराम से करा सकते हैं। और उसके अंदर भी लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध होते होते सालों साल लग जाते हैं। और होता क्या है, लास्ट में दोनों पार्टियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ना कुछ होता। अल्टीमेटली जो देखने वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो बस देखते रहते हैं कि ये मुकदमा हुआ। ये अभी पीछे देखा था ना, प्रखर वाले मामले में भी संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर वहां पे उसने डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया था प्रखर ने। अब उस मामले का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस मैटर पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो अभी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो जो लोग कंप्लेनेंट हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ स्कैम हुआ, वो जब पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्या पुलिस उनकी एफआईआर लिख लेगी? जो ये 420 का मुकदमा होता है ना, जो चीटिंग वाला होता है, ये बड़ा सीरियस क्राइम इसको माना जाता है। और पुलिस कभी भी, किसी भी शहर की पुलिस होगी पूरे हिंदुस्तान में, वो 420 का मुकदमा आसानी से दर्ज नहीं करती। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है आपको 420 का मुकदमा दर्ज कराने। अगर 420 का मुकदमा दर्ज हो जाए तो निचली अदालत से तो जमानत भी यूजुअली नहीं मिलती। इसके लिए जमानत लेने के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन क्या इतना आसान है एफआईआर दर्ज कराना? जैसे संदीप जी ने अपील की है अपने सब्सक्राइबर को कि आप पूरे हिंदुस्तान में जाके इन कागजों के जरिए आप एफआईआर दर्ज कराओ। लेकिन एफआईआर, मैंने आपको बार बार बताया कि एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर आपकी एफआईआर नहीं होती तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप कोर्ट में जाके 156(3) का इस्तखासा डाल सकते हैं कि मैं पुलिस में गया और मेरी ये कंप्लेन है और पुलिस जो है इसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। फिर कोर्ट भी ये देखती है कि सच में इनका बनता है कि नहीं बनता। पहले तो 156(3) में बहुत जल्दी रिलीफ आया करता था, लेकिन अब आजकल 156(3) के अंदर भी रिलीफ जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके ऊपर बहुत सारे एविडेंसेस जुटाने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से बहस करनी पड़ती है। तो ये तो है पूरी की पूरी बात। और अगर इसके अंदर ये जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, इसके अंदर अगर विवेक जी कन्विक्ट हो जाते हैं, जो कि कन्विक्ट होना इतना आसान नहीं है, सिर्फ पहले मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद वो मुकदमा सालों साल कोर्ट के अंदर चलता है, उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर, अगर भगवान ना करे, मैं कहता हूं ये मुकदमा दर्ज हो गया तो उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, अपने काम रूटीन में ऐसे ही कर सकते हैं। मुकदमा चलता रहेगा, तारीखों पे पेश होना है कोर्ट के अंदर, क्योंकि दोनों ही क्रिमिनल मुकदमे हैं, डेफेमेशन का भी और ये जो 420 का, दोनों क्रिमिनल मुकदमे, दोनों में ही कोर्ट में पेश होना पड़ेगा जब जब तारीखें आएंगी। और ऐसे मामलों में, दोनों ही मामलों में ज्यादातर क्या देखा गया है कि दोनों पार्टीज के बीच में, शिकायतकर्ता में और जो भुगतभोगी है शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत की गई, वो दोनों के बीच में आपस में जैसे जैसे तारीखें लगती हैं तो कोर्ट के तारीखों के चक्कर में परेशान होकर दोनों ही एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते हैं। लीगल लगभग यही सब कुछ होना है इस मामले में, अगर हो जाता है तो। ऐसा नहीं है कि किसी को फटाक से उठा के अंदर कर देंगे, जी ये तो स्कैम हो गया और इसको फटाक से उठा के अंदर कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहां पर हर किसी इंसान का जो है ना ध्यान इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर है। इस पूरे मामले में ना, मैं देखो मेरे अपने विचार जो हैं, मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने संदीप जी की साइड लेनी ना विवेक जी की लेनी, लेकिन मुझे इसमें एक चीज लग रही है कि यहां पे ना थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी आ रही है। क्योंकि संदीप जी ने ना सबसे पहली वीडियो में बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ सामने वाले की एक बात को सुन के उसने कहा और उसके बेस पे उन्होंने सामने वाले से एक सफाई भी नहीं मांगी और संदीप जी ने ये कह दिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। फिर अगली वीडियो में तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये तो विवेक बिंद्रा जी के बारे में ही बात हो रही है। ऐसा जब तक आपके पास पूरे पुख्ता प्रमाण ना हो तब तक किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको बार बार विवेक जी एक बात बोल रहे हैं, विवेक जी ने ये बात बोली कि आप मुझे अपने शो पे बुला लो, ऑडियंस सारी की सारी आपकी होगी, कैमरा आपका होगा, माइक आपका होगा, एडिटिंग आपकी होगी, सवाल आपके होंगे, आप मेरे से एक बार सवाल पूछो तो सही। एक बार चाहे किसी ने मर्डर ही क्यों ना कर दिया हो, चाहे किसी ने बम ही क्यों ना फोड़ दिया हो, उसको उसका पक्ष तो रखने के लिए दिया जाता है। लेकिन संदीप जी एक तरफा अपने स्टूडियो के अंदर, ये जो वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कैम हुआ या नहीं हुआ, ये तो कोर्ट बताए या जो जिसके साथ हुआ है वो बता सकता है। इस बात का निर्णय आपको और मेरे को कभी भी नहीं करना चाहिए कि ये स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ। देखो वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखें तो मुझे भी ये लगता है यार ये तो बहुत गलत बात है, किसी इंसान से 50,000 रुपए ले लिए और 50,000 रुपए लेके उसको कहा जा रहा है कि अब ये तू कोर्स को पढ़, और कोर्स में उसको एक धेले का भी सामान नहीं मिलता, फिर उसको कहा जाता है अब तू इस कोर्स को और लोगों को चेप दे। जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये लगता है स्कैम है।
लेकिन जो सामने वाले का पक्ष तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहता है। इस देश का हर देश के अंदर एक कानून होता है, तो कानून के दायरे से अगर देखें तो कानून के दायरे से शायद विवेक जी के पास हर चीज का डिफेंस होगा, क्योंकि इसमें जो मोटी मोटी बातें सामने निकल के आ रही है ना, उसमें उन्होंने कहा कि विवेक जी जो है वहां पे उसके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उस माहौल के जरिए सामने वाला कन्विंस हो जाता है अपने 50,000 रुपए डालने के लिए। अब क्या माहौल बनाना इलीगल है? माहौल बनाना तो कोई इलीगल नहीं है। आप वो फेयर एंड लवली की एड देखते हो ना, उसमें दिखाते हैं कि एक लड़की ने क्रीम लगाई और क्रीम लगाने से एकदम कैसे गोरी हो गई। वो माहौल ही तो बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या यामी गौतम वो क्रीम लगाती होगी? तो क्या वो एक स्कैम नहीं है? वो भी एक स्कैम है। लेकिन चोरी तो चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ रुपए की, चोरी तो चोरी होती है। क्या फेयर एंड लवली वाले अगर वो जो बात कह रहे हैं कि इसको लगाने से गोरे हो जाते हो, अगर वो एक स्कैम नहीं है तो विवेक जी ने जो वहां पे माहौल बनाया वो भी शायद एक स्कैम नहीं है। जब हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे भी तो पढ़ाई कराई जाती है, तो वहां पे लाखों रुपए की फीस होती है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये थोड़ा ही होता है कि जिसने जो भी इंजीनियर बन गया उसको लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें बस एक चीज जो गलत निकल के सामने आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि विवेक जी ने अपने सेमिनार के अंदर, जिसकी वीडियो हम बार बार देख रहे हैं, विवेक जी ने अपने सेमिनार के अंदर ये बोला कि मैं गारंटी देता हूं आप 10 लाख रुपए महीने के कमाओगे। अब ये जो गारंटी है ना, ये इनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि ये बात सच कर देना इसको कि हर इंसान 10-10 लाख रुपए, क्योंकि उसमें उन्होंने ना कंडीशंस नहीं बताई, और अगर बताई होंगी तो वो आगे आके अपनी सफाई देंगे। जितना मैंने देखा मैं केवल उसके आधार पे कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहा कि 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। उसके आगे पीछे की वीडियो मैंने नहीं देखी, जो संदीप जी के वहां पे मैंने देखी, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं ये बात उनकी गलत है। विवेक जी कहां चोट खा सकते हैं कानूनी तौर पर? विवेक जी चोट खा सकते हैं, उनकी जो रिफंड पॉलिसी है कैसी है मुझे नहीं पता, कैसी है उनकी रिफंड पॉलिसी। वो जब कंप्लेनेंट बताएगा कि मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया और मुझे ये जवाब मिला, आप कहेंगे कि संदीप जी की वीडियो में भी उन्होंने दिखाया कि किसी ने रिफंड मांगा तो उसको उन्होंने पहले उसका व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कराया, ये कराया वो कराया, जो भी है। संदीप जी ने बोला ये वीडियो हमने नहीं रिकॉर्ड की, हमें यूट्यूब पे मिली। हम कभी भी किसी एविडेंस को कंसिडर कर सकते हैं जब एविडेंस हमारे सामने घटित हो। क्या वो बात अब, क्या पता वो बात अब चेंज हो चुकी हो। तो संदीप जी को अपने शो पे जो कायदा है, मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जी को अपने शो के ऊपर विवेक जी को बुलाना चाहिए, और जो कंप्लेनेंट्स हैं जिनको नुकसान हुआ आईबीसी बन के या जो विवेक जी के जो कोर्सेज खरीद के जो नुकसान हुआ है, उनको आमने सामने बिठा के, और बिल्कुल आमने सामने, ताकि लोगों को भी मजा आए कि वाकई में ऐसा स्पष्टीकरण मिला है सामने लोगों के सामने। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हर इंसान देखो अपने फायदे के लिए सोचता है, तो वहां पे विवेक जी ने जो बनाया अपने फायदे के लिए बनाया। कुछ लोगों के साथ गलत भी हुआ होगा, लेकिन जो गलत हुआ है जिनके साथ, उनको सामने आना पड़ेगा, बजाय कि संदीप माहेश्वरी जी डायरेक्ट फ्रंट पे खड़े रहे। क्योंकि संदीप जी कंप्लेनेंट नहीं है, कानून उसी की सुनता है जो कंप्लेनेंट हो के पहले भाई आप सामने आओ और आप सामने आके बताओ क्या क्या गलत हुआ। फिर सामने वाले से भी पूछते हैं कि भैया आपने इसके साथ ये गलत किया, वो अपने पक्ष में कुछ तो बात कहेगा कि नहीं जी ऐसे नहीं, मैंने ऐसे किया था, ऐसे नहीं ऐसे किया था। आप जितने भी लोग, चाहे संदीप जी के फैन होंगे चाहे विवेक जी के फैन होंगे, इस बात से तो एग्री करोगे कि एक बार सफाई सुन लेनी चाहिए, फिर उसके बाद जितनी गालियां देनी है सामने वाले को, जितने नेगेटिव कमेंट लिखने हैं वो सारे के सारे लिख लो, लेकिन एक बार सामने वाले की सफाई लो। जो भी है ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि गलत हुआ है। और इसमें एक चीज जो संदीप जी की भी कहते हैं, जब हम किसी के घर पे पत्थर फेंकते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी तो शीशे की खिड़कियां, शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं। यहाँ पे संदीप जी के कपड़ों के ऊपर भी जो छींटे लगे हैं, संदीप जी ने वो जो वेबसाइट खोली है स्वॉट करके, swot.com, अब वो वेबसाइट नहीं बंद कर रही। तो ये इस तरीके का, ये तो इमेच्योर हरकत हो गई ना, बड़ा ही इमेच्योर तरीका हो गया कि आप पहले एक वेबसाइट चलाते हो, अखबार में ऐड देते हो लाखों रुपए की, जो वो एडवर्टीजमेंट 1-2 रुपए की नहीं है जो संदीप जी ने दी है, वो आपने देखी होगी ना। संदीप माहेश्वरी जी ने अखबार में ऐड दी है कि मैं किसी को बिजनेस की सलाह देने के 2 घंटे के लेता हूं 9 लाख रुपए, और पूरा 1-to-1 सेशन करने के लेता हूं 36 लाख रुपए। ओ माय गॉड, क्या ये स्कैम नहीं है? ये भी तो एक स्कैम हो सकता है। और मतलब दोनों की तरफ से जो है ना ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। और संदीप जी एक चीज कहते हैं कि जी मैं अपने YouTube की वजह से 1 रुपया भी नहीं कमाता, लेकिन उस अखबार में जो एडवर्टीजमेंट दी हुई है ना,
नीचे आप उस एडवर्टीजमेंट के देखोगे, पहले तो इनकी फोटो लगी हुई है बड़ी सी, और नीचे जो लिखा हुआ है कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पे इतने करोड़ फॉलोअर हैं और इतने मिलियन इनके व्यूज आए हैं, इतने सारी जो खूबियां बताई हुई हैं वो यूट्यूब की बताई हुई हैं। तो आप यूट्यूब की वजह से ही तो लोगों से 9 लाख और 36 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो। और उसमें यह भी लिखा हुआ था उस ईमेल के अंदर कि संदीप माहेश्वरी जी के पूरे 1 महीने के सेशन बुक्ड हैं ऑलरेडी। मतलब अगर आपके, मैं कहता हूं 36 लाख छोड़ो, अगर 9 लाख वाले भी सेशन पूरे के पूरे महीने के बुक्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप 2 घंटे में किसी को इतनी वैल्यू दे देंगे। जैसे आप उनके बारे में ये सवाल उठा रहे हो ना, विवेक जी के बारे में, कि वो 50,000 रुपए का कोर्स भी नहीं है, वो तो 500 रुपए का कोर्स है। ऐसे कोई ये भी तो कह सकता है कि कल को आपका जो 9 लाख, आपकी रिफंड पॉलिसी क्या थी? आपने तो वो वेबसाइट ही उड़ा दी, वरना लोग पढ़ लेते एक बार आपकी रिफंड पॉलिसी क्या थी। मैं ये आपको क्रिटिसाइज नहीं कर, मतलब ये मत सोचो कि मैं आपके खिलाफ हूं। मुझे आपकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। मैं तो आगे भी इस कंट्रोवर्सी के बाद भी आपका फॉलोअर रहूंगा, और मैं पहले भी आपको फॉलो करता, लेकिन आपकी हर बात पे अंधे होकर विश्वास ना तो मैं करता हूं। और मैं सब लोगों को ये कहता हूं कि दोनों की बातों पे, ये जो नीचे ना बहुत सारे लोग होते हैं, रिस्पेक्ट बटन फॉर संदीप जी, रिस्पेक्ट बटन फॉर विवेक जी, और संदीप जी आप भगवान हो, आप ये, अरे भाई कोई भगवान नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अब संदीप जी ने 1 मिनट के अंदर कह दिया कि भैया अब मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा लीगल खर्चों के लिए। आप पहले इतनी छोटे से कॉज के लिए, ये तो बहुत छोटा सा कॉज है, लीगल खर्चा जो है ना, इतने छोटे से के लिए आप वो जो इतनी बड़ी बात कर रहे थे कि मैंने कभी, आज भी नहीं और आने वाली पूरी जिंदगी में भी नहीं, मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। एक, अगर मान लो इसके ऊपर ही मुझे कोई कहानी सुनानी हो ना, तो मैं इसके ऊपर एक कहानी, ये काल्पनिक कहानी है या पता नहीं सच है, मैंने सुनी थी। ये कहानी है, अमेरिका में सैन डिएगो के बीच पे एक भिखारी बैठा करता था, और वो भिखारी जो है उसके पास एक खास बात क्या थी, भीड़ लगती थी, बहुत हजारों लोग रोज आते थे उसको भीख देने के लिए। और उसकी खास बात क्या थी, उस भिखारी के आगे अगर आप $1 का नोट फेंको वो नहीं उठाता था, $5 का फेंको वो नहीं उठाता, $10 का फेंको नहीं उठाएगा, $100 का नोट फेंको वो भी नहीं उठाता। आप उसके आगे 10 सेंट फेंक दो, 10 सेंट एक सबसे छोटा सिक्का जो है वो फेंक दो, वो तुरंत उठा के अपने पास रख लेता था। और इतनी भीड़ लगती थी, हर आदमी ये ट्राई करके देखता था, उसके आगे $100 डालते थे, वो $100 नहीं उठाता था। तो जब इतने सारे लोग आते थे ना, तो एक दिन उस भिखारी से उसके किसी रिश्तेदार ने ये बात पूछी कि यार तू पागल है क्या, तेरे आगे $100 का नोट लोग डालते हैं और तू उस $100 का नोट नहीं उठाता, तू 10 सेंट उठा लेता है। तो 10 सेंट को $100 तक पहुंचने के लिए हजारों बार वो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो तू वो क्यों नहीं उठाता? उठा ले और उठा के अमीर बन जा। तो उस भिखारी ने कहा, कहता है कि मैंने जिस दिन भी वो $1 का नोट उठा लिया ना, ये जो इतनी सारी भीड़ देख रहा है ना हजारों लोगों की, ये भीड़ लगनी बंद हो जाएगी, फिर भीख मांगने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो ये भीड़ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं वो नहीं उठाता। तो संदीप जी के केस में भी मैं बता दूं, संदीप जी आप ये जो कहते हैं ना मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता और ये नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भीड़ भी है ना, ये भीड़ इसी वजह से है कि देखो कैसा आदमी है, ये किसी से कोई पैसे नहीं लेता। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अभी आपने ये जो बात कही है ना कि मैं पैसे लेना शुरू करता हूं, ये बात आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाएगी, और वो जो हिंदुस्तान टाइम्स में आपने वो जो एड डाली थी ना, वो बात भी आपके ऊपर बहुत सवाल उठाएगी। और विवेक जी से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। विवेक जी, जो सुनने में आ रहा है, लोगों ने अपने मतलब करोड़ों रुपए आपके पास लगाए हैं, करोड़ों रुपए। अब मैंने तो देखो, मैं कभी आईबीसी नहीं बना, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अवधारणा बन के आ रही है ना, वो ये बन के आ रही है कि लोग थोड़े समय बाद चीटेड फील करते हैं, इतना महंगा कोर्स। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो क्या आपने अपनी टीम को ये नहीं बताया कि सामने वाले को पहले ज्वाइन कराने से पहले इतना ज्यादा पक्का कर दो कि भाई लेना है, इसमें कल को अगर तुम नहीं भी कमा पाए तो भी रोना मत, अगर तुम ये जो सीख रहे हो इसमें सच में लर्निंग मिलने वाली है। अब ये चीज आपकी टीम ने आगे बताई कि नहीं बताया, आपके प्रोसेसेस में दम था या नहीं दम था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी को अपने शो पे विवेक जी को बुलाना है, और जितने भी कंप्लेनेंट्स हो सब कंप्लेनेंट्स को बुला लो और कैमरा ऑन करो और सबके सामने दूध का दूध पानी। क्योंकि कानून में, कानून देखो, वैसे तो कानून पे सबको विश्वास है, लेकिन कानून में इस मामले में न्याय लेने में सालों साल लग जाएंगे। न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी बात की पैरवी करेगा। जब वहां पर पैरवी की जाती है ना, किसी भी बात की वकालत की जा सकती है, किसी भी बात को सच ठहराया जा सकता है,
किसी भी बात को झूठ ठहराया जा सकता है अगर मेहनत करी जाए, उसके ऊपर तथ्य इकट्ठे किए जाएं। कानून जो है ना वो लॉजिक्स पे काम करता है और प्रूफ्स के ऊपर काम करता है। तो लॉजिक कहां पे जा रहा है वो बात इसके अंदर होगी। और मुझे ऐसा लगता है इन मामलों के अंदर ना, देखो दोनों ही जगह क्या होगा, थोड़े टाइम बाद दोनों की आपस में सेटिंग हो जाएगी। संदीप जी और विवेक जी के बीच में दोनों में सेटिंग हो जाएगी। जब किसी एक का पलड़ा भारी होगा, जैसे ही कोई एक वीडियो बनाता है ना, दूसरे का जो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, दूसरे का नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये वीडियो वाली गेम खेलने की बजाय, पता नहीं ऐसा तो नहीं कहीं आप दोनों ने सेटिंग कर रखी है कि व्यूज बढ़ाने के, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सकता क्योंकि विवेक जी का तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा होगा इस समय। जो भी है, इस मामले के अंदर लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, हमें भी बड़ा मतलब देखने में बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। मजा तो नहीं आ रहा कि लोगों का नुकसान हुआ है अगर सच में, तो इस बात पे तो कोई मजा नहीं आ रहा। बाकी कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। डेफेमेशन भी हो सकता है, 420 भी हो सकती है, 415 भी लग सकती है, 405 भी लग सकती है। बहुत सारी बातें इसके अंदर होने वाली हैं। और क्या कुछ होगा, मैं अपने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाता। अब 1 साल बाद वीडियो बनाई होगी, किसी कारण से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये लीगल मैटर था और मैं भी एक वकील हूं, तो मुझे लगा इस पे बनाना चाहिए। और मैं दोनों की वीडियो बड़े ध्यान से देखता हूं जब भी देखता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।